साल 1946 दिल्ली का एक एक बड़ा सा हॉल, जहां कुछ लोग एक लगभग असंभव से लगने वाले काम के लिए जमा हुए हैं। बिल्कुल। उनके सामने चुनौती है एक ऐसी किताब लिखने की जो आने वाले करोड़ों लोगों का फ्यूचर तय करेगी। राइट, बहुत ही मुश्किल दौर था वो। सही में, चारों तरफ सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं और हजारों रियासतें। बस एक गलत सेंटेंस, एक छोटी सी गलती, और पूरा देश सिविल वॉर की आग में जल सकता था। एग्जैक्टली, एकदम एज पर थे हम लोग। तो आज का ये डीप डाइव किसी बोरिंग लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं है। आज हम उस सर्वाइवल मैनुअल यानी भारत के संविधान के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रहे हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। बिल्कुल। हमें रटना बंद करना है इस पूरे सिस्टम के पीछे की जो असली कहानी है ना, मतलब इसके काम करने के तरीके को एक कहानी की तरह समझना है ना? रटना बंद करो, इसको जीना सीखो। यही अपना आज का मंत्रा होने वाला है। सही कहा। देखिए, आज हम यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स के चीट कोड्स डिकोड करेंगे, पर एक रटे रटाए तरीके से नहीं, एक जर्नी की तरह, आजाद भारत की नींव से लेकर आधुनिक भारत तक का सफर। तो शुरुआत कहाँ से करें? किसी भी महान बिल्डिंग को समझने से पहले उसके आर्किटेक्ट्स और उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी है, राइट? बिल्कुल, फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पूरी व्यवस्था को समझने की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। तो सीन कुछ ऐसा था कि 1934 में एमएन रॉय नाम के एक वामपंथी विचारक थे। उन्होंने पहली बार एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सामने रखा। एक तरह से उन्होंने अपना आइडिया पिच किया था, जैसे किसी स्टार्टअप की पिच होती है। हाँ, बहुत अच्छा कंपैरिजन है ये। तो शुरुआत में तो ब्रिटिश हुकूमत ने इस पिच को सिरे से नकार दिया। बोले नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनका तो वही रवैया था हमेशा से। राइट। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और ब्रिटिश एम्पायर थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, तब 1940 और 1942 में उन्होंने आज़ादी के कुछ ऑफर्स इंडिया के सामने रखे। वेट, ये तो वही दौर है ना जब महात्मा गांधी ने इन ब्रिटिश ऑफर्स को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था? एग्जैक्टली, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। मतलब एक ऐसा चेक जो फ्यूचर की डेट का है, और वो भी एक ऐसे बैंक का जो खुद बैंक्रप्सी की कगार पर खड़ा है। सही पकड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद वॉर में हार रही थी और हमें आज़ादी की गारंटी दे रही थी। जो कि किसी को हजम नहीं हो रहा था उस टाइम। बिल्कुल नहीं। और इसी प्रेशर का नतीजा था 1946 का कैबिनेट मिशन, जिसने आखिरकार हमारी संविधान सभा की नींव रखी। इस सभा में टोटल 389 सीट्स तय की गई थी, जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया से और 93 सीट्स देसी रियासतों से थीं। अच्छा। पर यहाँ एक बड़ा एग्जाम ट्रैप है जहाँ लोग अक्सर फंसते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस सभा के मेंबर्स को आम जनता ने डायरेक्टली वोट देकर नहीं चुना था। वे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे? नहीं, ये इलेक्शन इनडायरेक्ट था। प्रांतीय विधानसभाओं के जो मेंबर्स थे ना, उन्होंने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए इन लोगों को चुना था। रुको, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सुनने में थोड़ा बहुत टेक्निकल लगता है। अगर हम इसे एक आम इंसान के नजरिए से समझें तो क्या ये किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने जैसा है? रेस्टोरेंट में ऑर्डर? कैसे? मतलब जैसे एक आदमी अपनी पहली पसंद बताता है कि मुझे ये डिश चाहिए, लेकिन अगर वो डिश अवेलेबल नहीं है तो उसका पैसा या इस केस में उसका वोट बेकार नहीं जाता। वो अपने आप उसकी दूसरी पसंद वाली डिश पर ट्रांसफर हो जाता है। ओह वाओ, हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इस सिस्टम ने ये इंश्योर किया कि जो माइनॉरिटीज है या जो छोटे गुट थे, उनकी आवाज भी सभा में पहुंचे। क्योंकि देश का माहौल उस वक्त बहुत टेंस था ना। बहुत ज्यादा। रातों रात पूरे देश में डायरेक्ट इलेक्शंस करवाना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं था उस वक्त। इसलिए इसी इलेक्ट्रल कॉलेज वाले तरीके को अपनाया गया। सही बात है। अच्छा, एक बात और जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हाँ। हम हमेशा नेताओं की बात करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं, अम्बेडकर जी की बात करते हैं, लेकिन इस विशाल डॉक्यूमेंट को फिजिकली डिजाइन किसने किया? मतलब टाइपराइटर्स का जमाना था, पर मैंने सुना है ये मशीन से नहीं लिखा गया था। हाँ, और ये इस डॉक्यूमेंट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन की लंबी बहस के बाद जो आखिरी ड्राफ्ट बनाना, उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। क्या बात कर रहे हो? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथों से? हाँ, एकदम इटालिक कैलीग्राफी स्टाइल में।
और इसमें लगभग 432 निब्स का इस्तेमाल हुआ था। बाप रे, 432 निब्स। और सिर्फ लिखावट ही नहीं, शांति निकेतन के जो कलाकार थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने इसके हर हिस्से पर उस दौर और भारत के इतिहास को दर्शाने वाली आर्ट बनाई थी। ओह, मतलब पेजेस के बॉर्डर्स पर जो डिजाइन्स हैं, हाँ, फ्रेंड मुंशी टू कृष्णा स्वामी टू सैयद्स फील्ड, ऐसा ही कुछ था। बहुत हैंडी ट्रिक है वो। एग्जैक्टली। तो अब देखिए, इस खूबसूरत इमारत की नींव तो तैयार हो गई। राइट। अब इसकी आत्मा को समझना जरूरी है। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, जो उन बहुत ही पावरफुल शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। या हाँ, ये कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। ये इस बात का डेक्लेरेशन है कि इस देश में असली ताकत किसी राजा, किसी नेता या किसी विदेशी पावर के पास नहीं है। असली ताकत आम जनता के पास है। ये सच में बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस टाइम के हिसाब से। खाई, ये प्रस्तावना संविधान का पूरा फिलॉसफी है। इसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जैसे भारी भरकम शब्द हैं। सॉवरेन का मतलब एक बार क्लियर कर दीजिए। सॉवरेन यानी संप्रभु। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। कोई और देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है, इस प्रस्तावना को लेकर जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच एक बहुत लंबा और हिस्टोरिकल टकराव रहा है। टकराव? पर किस बात का? मतलब क्या इस बात पर कि ये प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है भी या नहीं? हाँ, बेसिकली मूल रूप से टकराव इस बात पर था कि क्या पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलने की पावर है। देखिए, 1960 के बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। वेट, उन्होंने सीधे मना कर दिया था? हाँ, लेकिन असली भूचाल तब आया जब 1973 का केशवानंदा भारती केस आया। उस वक्त की जो गवर्नमेंट्स थी वो लैंड रिफॉर्म लॉज ला रही थी और लोगों की जमीनें ले रही थी, जो कि तब एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट। तो लोग इसको लेकर कोर्ट चले गए होंगे? बिल्कुल। ये केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब वहां क्या हुआ पता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रोक दिया? सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजेस की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बिठाई और वहां से एक ऐसी रूलिंग आई जिसने आजाद भारत के डेमोक्रेसी को हमेशा के लिए सेफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि देखो, प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अच्छा, मतलब पुराना डिसीजन पलट दिया? हाँ, और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो कर सकती है, अमेंडमेंट्स ला सकती है, लेकिन वो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ओ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मतलब आप अपने घर की दीवारों का रंग बदल सकते हैं, नए कमरे जोड़ सकते हैं, लेकिन आप उस घर की नींव या उसकी छत को नहीं तोड़ सकते। एग्जैक्टली, क्या बढ़िया एनालॉजी है। आप स्ट्रक्चर के फाउंडेशन को छेड़ नहीं सकते। इसी हिस्टोरिक डिसीजन के बाद जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, तब प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता, इंटेग्रिटी। ढांचा वही रहा, बस उसमें कुछ नए मीनिंग ऐड कर दिए गए। वाह, आत्मा और ढांचे की बात तो हो गई। अब आते हैं इस देश की दीवारों पर, मतलब भारत की सरहदें और राज्य, स्टेट्स कैसे तय होते हैं। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैंने नोटिस किया कि यहाँ फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का यूज हुआ है। हाँ, और इस एक छोटे से शब्द में ना पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस छुपा हुआ है। देखिए, अमेरिका एक फेडरेशन है, वहाँ स्टेट्स ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया और देश बनाया, इसलिए वहाँ के स्टेट्स चाहें तो अलग हो सकते हैं। अच्छा, पर इंडिया के केस में कैसा है? भारत किसी स्टेट्स के बीच के अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। ये एक अविनाशी संघ है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता। तो फिर नए स्टेट्स बनाते कैसे हैं? मतलब जैसे सिक्किम जुड़ गया था बाद में, या फिर अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, क्या इन दोनों प्रोसेसेस के लिए एक ही रूल है? नहीं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन 2 अलग-अलग टूल्स देता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। देखिए, आर्टिकल 2 पूरी तरह से बाहरी यानी एक्सटर्नल टेरिटरीज के लिए है। अगर कल को कोई नया हिस्सा भारत में शामिल होना चाहता है जो पहले से हमारा पार्ट नहीं है, तो वो आर्टिकल 2 के अंडर आएगा। जैसे सिक्किम का विलय हुआ था। एग्जैक्टली, सिक्किम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और अगर देश के अंदर ही मैप बदलना हो तो, मतलब अंदर के बाउंड्रीज चेंज करनी हो? उसके लिए है आर्टिकल 3।
इसके अंडर पार्लियामेंट जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है ना, उनके नाम, उनकी बाउंड्रीज और एरिया बदल सकती है। एक स्टेट को काटकर 2 बनाए जा सकते हैं। जैसे यूपी से उत्तराखंड बना था या एमपी से छत्तीसगढ़। हाँ बिल्कुल, ये पार्लियामेंट के पास एक बहुत बड़ी पावर है। लेकिन सोचिए, ये सब इतना आसान नहीं था शुरू में। आजादी के तुरंत बाद क्या हालात थे? ऑपरेशन पोलो याद है 1948 में, जिसके जरिए हैदराबाद का विलय हुआ था। ओ हाँ, वो तो बहुत ही ड्रामेटिक था। सरदार पटेल का रोल उसमें बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। सरदार पटेल की डिप्लोमेसी ने ही उन 500 से ज्यादा रियासतों को एक धागे में पिरोकर इस यूनियन को असल में हकीकत बनाया था। वाह। तो दीवारें खड़ी हो गईं, देश का मैप बन गया। अब इस घर में रहने वाले लोगों की बात करते हैं। नागरिकता यानी सिटीजनशिप, जिसका जिक्र पार्ट 2 में है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का रूल है ना? हाँ, भारत में कोई भी इंसान किसी स्टेट का नागरिक नहीं होता। आप यूपी या महाराष्ट्र के नागरिक नहीं हो, आप सिर्फ भारत के नागरिक हो। सही बात है। और ये नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं। वो ब्रांड वाली ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको। बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट। अगर हम इसको करंट कॉन्टेक्स्ट से जोड़ें तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA 2019 आया था, वो इसी नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण की प्रोसेस में एक बदलाव था ना? हाँ बिल्कुल। इस एक्ट के थ्रू 3 पड़ोसी देशों के 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए भारत की नागरिकता पाने का जो वेटिंग टाइम पहले 11 साल का था, उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। अच्छा, मतलब टाइम कम कर दिया गया। ये एक बड़ा चेंज है जो दिखाता है कि नागरिकता के रूल्स टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। तो अब चलो, नागरिकता तो मिल गई। ये एक तरह का वीजा हो गया जो आपको इस देश में रहने का हक दे रहा है। राइट। लेकिन एक आम सिटीजन को स्टेट की असीम ताकत से, मतलब सरकार की पावर से बचाएगा कौन? वहीं से शुरुआत होती है पार्ट 3 की, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जिसे हम नागरिकों का बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं। बिल्कुल। समानता का अधिकार, फ्रीली बोलने का अधिकार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार और अपने धर्म को मानने की आजादी। लेकिन एक बात है, कागज पर लिखे अधिकार असल में गोली थोड़ी रोकते हैं। अगर कल को सरकार पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून पास कर दे जो लोगों से ये जैकेट ही छीन ले, तब क्या होगा? इस खतरे को संविधान बनाने वाले बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए उन्होंने बनाया आर्टिकल 13। इसे आप इन फंडामेंटल राइट्स का बॉडीगार्ड बोल सकते हो। बॉडीगार्ड कैसे? ये आर्टिकल जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की पावर देता है। अगर स्टेट मतलब सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कम करता है या छीनता है, तो कोर्ट उस कानून को उसी हद तक नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। 0। वाओ, ये तो हुई कानून बनने की बात। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट बॉडी किसी आम इंसान के राइट्स का डायरेक्ट वायोलेशन करे, तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा? उसके पास क्या रास्ता है? उसके पास है आर्टिकल 32। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा था। हार्ट एंड सोल? हाँ, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ एक दिखावा हैं। आर्टिकल 32 सिटीजन्स को ये पावर देता है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट नागरिकों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स, इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को पुलिस ने बिना किसी वारंट के या बिना किसी वैलिड रीजन के अरेस्ट कर लिया, हिरासत में ले लिया। ऐसे में वो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस वाली रिट है, वो कैसे काम आती है? देखिए, ये रिट पर्सनल लिबर्टी का सबसे बड़ा हथियार है। हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अच्छा। अगर किसी को इल्लीगली डिटेन किया गया है तो कोर्ट सीधे उस पुलिस ऑफिसर या अथॉरिटी को ऑर्डर देता है कि जिस व्यक्ति को तुमने पकड़ा है उसको तुरंत कोर्ट के सामने पेश करो। और अगर कोर्ट को लगता है कि अरेस्ट का रीजन इल्लीगल है तो कोर्ट उसे उसी वक्त आजाद कर देता है। ओ भाई, ये तो बहुत पावरफुल चीज है। और अगर कोई सरकारी ऑफिसर अपना काम करने से ही मना कर दे तो, जैसे मान लो किसी नगर निगम ने पानी का कनेक्शन रोक दिया या कोई बड़ा बाबू फाइल दबाकर बैठ गया और साइन नहीं कर रहा, तब क्या करेंगे? तब आती है परमादेश यानी मैंडेमस रिट। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं।
वी कमांड। ओके। ऐसे केस में कोर्ट उस ऑफिसर को उसकी लीगल ड्यूटी निभाने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर देती है। पर यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर रिट इशू कर सकता है। और हाई कोर्ट्स? हाई कोर्ट्स के पास आर्टिकल 226 के अंडर पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी भी नॉर्मल लीगल राइट के वायलेशन पर भी रिट इशू कर सकते हैं। तो उनका रिट जुरिस्डिक्शन थोड़ा वाइड है। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया आपने। तो चलो, अधिकार मिल गए, उन्हें बचाने का हथियार यानी रिट्स भी मिल गए। लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश की तिजोरी खाली थी, गरीबी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर थी। अब देखिए, सिर्फ राइट से तो किसी का पेट नहीं भरता ना। बिल्कुल नहीं। तो सरकार को देश चलाना कैसे है, पॉलिसीज किस डायरेक्शन में बनानी है, इसकी दिशा कौन तय करेगा? यही तो, इस दिशा को तय करने का काम करता है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीएसपी। डीएसपी। इसे आप एक वेलफेयर स्टेट बनाने का कंपास समझ सकते हैं। इसमें सरकार के लिए इंस्ट्रक्शंस है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करना, सबको फ्री लीगल एड देना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये सब सरकार की टू डू लिस्ट है एक तरह से। ये एक डाउट है, अगर सरकार ये सब ना करे, जैसे यूसीसी अभी तक लागू नहीं हुआ हर जगह, तो क्या नागरिक इस चीज को लेकर कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, और यही इसका सबसे बड़ा पेंच है। डीएसपीज जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है, यानी उन्हें कोर्ट के थ्रू जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता। तो फिर इनका फायदा क्या है? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तब ये क्लियर था कि देश के पास इतने रिसोर्सेज और पैसे नहीं हैं कि हर चीज की गारंटी इमीडिएटली दी जा सके। इसीलिए केटी शाह जैसे थिंकर्स ने इस पे कमेंट भी किया था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका पेमेंट बैंक की कन्वीनियंस पर छोड़ दिया गया है। वाह, बैंक की मर्जी पर। पर रुको, अगर सरकार के लिए ये सिर्फ एक कंपास है जिसे फॉलो करना कंप्लीटली उनकी मर्जी पर डिपेंड है, तो क्या सिटीजन्स का काम सिर्फ बैठकर राइट्स मांगना है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि इसी डॉक्यूमेंट में पार्ट 4A भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगती है, ये 1950 के ओरिजिनल ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं था। हाँ, ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था। इसे तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। और 1976 मतलब ये तो इमरजेंसी का दौर था, जब सरकार ने लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए थे। तब वही सरकार लोगों से ड्यूटीज की उम्मीद कर रही थी। क्या ये जनता को कंट्रोल करने का एक नया टूल नहीं था? ये एक बहुत ही डीप और जरूरी सवाल पूछा है आपने। देखिए, इमरजेंसी के दौर में स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। उनकी रिकमेंडेशन पर और यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। ये बात एकदम सच है कि उस टाइम का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था वो राइट्स को दबाने वाला था। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, किसी भी फ्री सोसाइटी में राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो आती है ना। संविधान का पालन करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना, एनवायरनमेंट बचाना, देश की रक्षा करना। पॉइंट तो है। ये ऐसी ड्यूटीज हैं जो किसी भी सोसाइटी को कोलैप्स होने से बचाते हैं। और वैसे भी बाद में 86 अमेंडमेंट के जरिए एक 11वीं ड्यूटी भी जोड़ी गई जो बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड थी। सही बात है, राइट्स और ड्यूटीज का बैलेंस जरूरी है, पर इन दोनों के क्लैश के बीच एक और सिचुएशन दिमाग में आती है। मान लीजिए जब सब कुछ टूट रहा हो, देश पर कोई एक्सटर्नल अटैक हो जाए या इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश हो जाए, ऐसे एक्सट्रीम टाइम के लिए ये किताब क्या सोल्यूशन देती है? ऐसे इमरजेंसी क्राइसिस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी सेफ्टी वाल्व्स दिए गए हैं। 3 मेन आर्टिकल्स हैं इसके लिए। अच्छा। पहला, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ये तब लगता है जब वॉर या आर्म्ड रिबेलियन का थ्रेट हो। दूसरा, आर्टिकल 356, जिसे आम भाषा में हम प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगाया जाता है जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रही हो। और तीसरा है आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और लकी बात यह है कि इसका यूज भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी नहीं हुआ है। थैंक गॉड फॉर दैट। और इन सबसे भी ऊपर, अगर कल को टाइम के साथ इस पूरे डॉक्यूमेंट में ही, इस किताब में ही बदलाव की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए है आर्टिकल 368। ये पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी संशोधन करने की पावर देता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ सांस लेता है और बदलता है। अमेजिंग। और इस इतने विशाल, इतने मैसिव सिस्टम को चलाने के लिए एक बहुत स्ट्रांग इंजन की जरूरत होती होगी, जो कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार है। बिल्कुल। आर्टिकल 52 कहता है कि देश का एक प्रेसिडेंट होगा जिसके नाम पर हर सरकारी काम होगा। लेकिन हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट ज्यादातर एक सिंबॉलिक हेड होते हैं। जी। असली पावर तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है ना, बिल्कुल। जो आर्टिकल 74 के हिसाब से प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। यही कहा। और इस मिनिस्टीरियल सिस्टम में ना पहले एक बहुत बड़ी और थोड़ी फनी प्रॉब्लम हुआ करती थी। क्या? सरकार को बचाने के लिए या नाराज एमएलएस को खुश रखने के लिए दर्जनों लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता था, जिसे उस टाइम जंबो कैबिनेट कहते थे। ओह हाँ हाँ। मतलब इतने सारे मंत्री, सरकारी खजाने पर उनकी लाल बत्ती वाली गाड़ियों का, उनके बंगले और स्टाफ का इतना भारी बोझ पड़ता था। तो इस सिस्टम को रोका कैसे गया? करप्शन को रोकने के लिए ही 91st अमेंडमेंट लाया गया था। इसने एक 15% रूल फिक्स कर दिया। इसका मतलब है कि अब लोकसभा या स्टेट असेंबली की टोटल सीट्स के 15% से ज्यादा लोग मिनिस्टर नहीं बन सकते। वाह, इसने तो पावर की बंदरबाट पर एकदम से सॉलिड ब्रेक लगा दिया होगा। बिल्कुल लगाया। पर सोचिए, जब पावर इतने लोगों के हाथ में है, पीएम, सीएम, मिनिस्टर्स, तो एक नेचुरल सवाल उठता है, इस देश के खजाने की और आपके और मेरे टैक्स के पैसे की रक्षा कौन करता है? डेमोक्रेसी के पहरेदार या गार्डियंस कौन है? वेल, एक पहरेदार तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज पर नजर रखता है। सही बात। और दूसरा, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन और पैसे के हिसाब से सोचें, तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट पहरेदार है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसका जिक्र है। और आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर ने CAG को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। वेट, सच में एक ऑडिटर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है किसी देश के लिए? क्योंकि CAG आम टैक्स पेयर के पैसे का आखिरी रक्षक है। सरकार हमसे टैक्स लेती है और उसे डेवलपमेंट स्कीम्स पर खर्च करती है, राइट? हाँ। तो ये CAG की ड्यूटी है ये चेक करना कि वो पैसा सही जगह पर, सही एम के साथ और बिना किसी घपले या करप्शन के खर्च हुआ है या नहीं। आपको याद होंगे पिछले दशक के बड़े स्कैम्स, 2G स्कैम हो या कोलगेट स्कैम, ये सब देश के सामने कैसे आए थे? ये सब CAG की ऑडिट रिपोर्ट से ही बाहर आए थे। एग्जैक्टली। वाओ, ये तो दिल्ली में बैठे इन बड़े पहरेदारों की बात हो गई। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो भारत की असली आत्मा आज भी गांव में बसती है। बिल्कुल बसती है। डेमोक्रेसी जब तक दिल्ली के कॉरिडोर से निकलकर गांव की चौपाल तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो इनकम्प्लीट ही रहेगी। और इसी इनकम्प्लीट पिक्चर को पूरा करने के लिए संविधान का पार्ट 9 एग्जिस्ट करता है, पंचायती राज। महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज का विजन था ना, वो तभी पूरा हो सकता था जब पावर का सच में डिसेंट्रलाइजेशन हो, शांति से पावर गांव तक पहुंचे। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती, ये काम तो 1950 में ही हो जाना चाहिए था ना। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने में 1992 तक का टाइम क्यों लग गया? क्योंकि देखिए, कोई भी अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहता। स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी पावर गांव के सरपंचों के साथ बांटने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। अच्छा। शुरुआत में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, जिन्होंने 3 टियर सिस्टम सजेस्ट किया, पर वो ग्राउंड लेवल पर ज्यादा हिट नहीं हुआ। फिर सालों तक कमिटीज बनती रहीं, अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंघवी। हाँ, वो एग्जाम्स में BAGLG शॉर्टकट याद करते हैं लोग इन कमिटीज के लिए। वहीं डेकेड्स तक बस कमिटीज बनती रहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड लेवल पर पावर और पैसा कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर फाइनली ये रास्ता साफ कैसे हुआ? ये स्ट्रगल खत्म हुआ 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। इसने पंचायती राज को एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, यानी अब स्टेट्स को लीगली इलेक्शन करवानी ही थे। और पता है इस बदलाव की सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? क्या? इसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया। ओह वाह, ये तो सच में गेम चेंजर रहा होगा। बहुत बड़ा। शादियों से जो महिलाएं सिर्फ घूंघट और चरदीवारी के अंदर थीं, जब उन्हें सरपंच और प्रधान बनने का एक्चुअल मौका मिला, तो उसने ग्राउंड लेवल पर इंडियन सोसाइटी की रियलिटी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने आज़ाद भारत की इस मास्टर स्क्रिप्ट को डिकोड किया है
और हमने देखा कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ कुछ 395 आर्टिकल्स या 12 स्केड्यूल्स की कोई लाइफलेस लिस्ट नहीं है, ये एक धड़कता हुआ जिंदा सिस्टम है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352, 356, 360 और अमेंडमेंट की पावर आर्टिकल 368 काम करती हैं, कैसे अधिकारों का बुलेट प्रूफ जैकेट हमें बचाता है और कैसे ये ताकत दिल्ली से चलकर गांव के सरपंच तक पहुंचती है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के आखिरी भाषण में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही साबित होगा। इसका मतलब है कि ये किताब अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकती। ये जीवन का एक वाहन है, एक व्हीकल ऑफ लाइफ है, और इसे कौन चलाता है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल सही। और इसी बात से मेरे मन में एक आखिरी बहुत जरूरी विचार आता है। जो लोग कल इस सिस्टम का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स बनेंगे और ऑफिसर्स ओथ लेंगे, उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि ये शपथ, ये ओथ सिर्फ किसी एग्जाम को क्लियर करने का बैज नहीं है। ये उन लाखों अनजान चेहरों की वसीयत है जिन्होंने इस आजाद हवा में सांस लेने के लिए अपनी जान गंवाई थी। सही बात है। सवाल बस ये है कि जब आप या कोई भी उस कुर्सी पर